जी, हम ये पढ़ रहे थे कि रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात भी कर रहे थे। हमने, आपको याद होगा, वो क्लास खत्म हो गई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें एड ना दें, हमारे साथ ट्रेड करें ऑन फेयर ग्राउंड्स, इक्वल टर्म्स पे। और वो क्या, जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं दोबारा से वो बता रहा हूं आपको। एक ये कि हम पे सैंक्शंस ना लगाएं और बैरियर्स को रिमूव करें ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स भी आपको बेच सकें और हमें अच्छा रेट मिल सके। और दूसरा, कि आप जो है वो सब्सिडाइज करना बंद करें अपने प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि वो उसकी ट्रू कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। क्योंकि जब डेवलपिंग कंट्रीज सब्सिडाइज करते हैं या सब्सिडी देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, खासतौर पे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, तो या फार्मर्स को, तो वो फिर इंटरनेशनल मार्केट में उस प्राइस को कम कर देते हैं। ठीक है, और ये आर्टिफिशियली हुआ ना, आर्टिफिशियली डाउन कर देते हैं क्योंकि वो प्राइस एक्चुअली है नहीं, लेकिन आपने वो प्राइस बना लिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया हुआ है कि आप प्राइस कम करें, कॉस्ट हमसे शेयर करें। तो ये दोनों चीजें, सब्सिडी को हटाएं और सैंक्शंस और जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करें, और हमसे फेयर ग्राउंड्स पे ट्रेड करें, हमें फेयर प्राइस दें, तो हमें एड की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन बहरहाल ये सोना को इतना जाता नहीं है उनका। तो जो ब्रिक्स था, हमने लास्ट टाइम बात की, तो उन्होंने तो खुद ही एफर्ट करके जो है वो अब एक जगह पे पहुंच गए हैं। जाहिर है तो उसमें कंट्री का अपना बहुत रोल होता है। तो वो हम खैर डिटेल में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी ब्रिक्स के ऊपर, कि वो कंट्रीज जो है पहले इमर्जिंग थे तो अब वो कहाँ पहुंच गए। अच्छा, तो अच्छा, अब जो बताना था आपको आगे, आगे चीज है जी, द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। आसान है, आपने पढ़ा हुआ है ये तो, बिजनेस में भी पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में ओ लेवल्स में भी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? वो जिनके जिनके ऑपरेशंस एक से ज्यादा कंट्रीज में होते हैं। ठीक है, और यानी कि उनका एक कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है जहाँ उनका हेडक्वार्टर होता है, और दे ऑपरेट इन एटलीस्ट वन मोर कंट्री अदर देन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो हम उसे मल्टीनेशनल बोलते हैं। बाकी जितने ज़्यादा कंट्रीज कर लें वो मल्टीनेशनल ही कहलाएगी, चाहे एक से ज़्यादा हो या 10 हो, तो मल्टीनेशनल ही कहलाती। अच्छा, अब मल्टीनेशनल में बड़ी बड़ी कंपनी आपको नज़र यहाँ पे आ रही, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जैसे एप्पल है, हुआवे है, सैमसंग है, टाटा देखो मौजूद है, टोयोटा, यूनिलीवर। और अंदाजा करो टाटा भी मौजूद है। पर आपको दुख तो हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, अब है तो अब है, क्या कर सकते हैं। तो जो कि टाटा एंड फैमिली ने इसको ओन किया हुआ है, और इनके जो हैं वो मल्टीपल बिजनेसेस हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हैं। आपको अच्छे से इनके बारे में पता ही होगा। चाहे अब इनका कोई टाटा स्काई को ले लें, टाटा केमिकल्स ले लें, टाटा मोटर्स ले लें, मतलब यू नेम इट, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में आ रही है। बाकी सैमसंग, हुआवे, एप्पल से तो आप वाकिफ ही हैं, टोयोटा से भी आप वाकिफ हैं। अच्छा, तो ये मल्टीनेशनल में आती है। अच्छा, अब अगर मल्टीनेशनल आपके कंट्री में आ रही हैं तो आपका कंट्री होस्ट कंट्री होगी। होस्ट कंट्री को फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। हम जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि ये आसान टॉपिक है, और किसी न किसी सब्जेक्ट में आपने ये पढ़ा ही होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स या बिजनेस ए लेवल में रखी हुई है या ओ लेवल में रखी हुई है। अच्छा, तो वो आपको क्या करते हैं जी, टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, नए आइडियाज लेकर आते हैं, और आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। अब जरा इसको देख लें, टेक्नोलॉजी अगर वो नई लेकर आ रहे हैं, तो अब आपको फायदा क्या होगा कि आप भी वो देखकर उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्योंकि अगर, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ये भी ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट कहाँ था हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं था ना। तो ये तो जब, और इसका मतलब ये नहीं कि ये एप्लीकेशन पहले मौजूद नहीं थी, ऑब्वियसली थी, लेकिन हमें अवेयरनेस ही नहीं थी। और हमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज करना एक प्रॉब्लमेटिक काम होता है, उसको सीखो, पता नहीं ये इट विल वर्क और नॉट। ठीक है, लेकिन जब वो कोविड 19 आया, उसके बाद जब पूरी दुनिया ने इस्तेमाल किया, वो पहले भी वहाँ कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा था, तो हमने, सीधी बात ये है कि हमारे लिए कोविड 19 जहाँ पे नुकसानदेह था वहाँ फायदेमंद भी हुआ, कि हमने सीख लिया ये। वरना हमें कहाँ आता था ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना या पढ़ाना। तो इसी तरह जब मल्टीनेशनल आती हैं तो वो टेक्नोलॉजी लाती हैं, तो जो लोकल बिजनेसेस हैं वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं उस नई टेक्नोलॉजी को, कि ये यूज़ कर रहे हैं एंड दे कैन लर्न इट। जैसे कि एग्जांपल है कि कोई एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल्स, और बाद में आप उनको हायर करते हैं एंड दे नो हाउ टू ऑपरेट, या उन्हें टेक्नोलॉजी की समझ है, तो वो लोकल बिजनेसेस भी अडॉप्ट कर लेते हैं उससे। फिर नए न्यू आइडियाज़ कोई हैं तो वो भी हैं। आपने देखा होगा, एक मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी, है, इतनी कोई रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये है कि वो रिलेट करती है सिर्फ, फिर भी मतलब समहाउ बिजनेस नहीं है,
वो ये कि ना मैं अ, बहुत साल पहले ना लंदन गया था। और वहां मैंने देखा कि वहां ना लोगों ने ना अपने आप को पेंट किया हुआ था, गोल्ड में, सिल्वर में, और स्टैचू बन के खड़े होते थे। सेंट्रल लंदन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो अब मैं देखता हूँ। एक मिनट में। वो अब जो है अगर आप देखें तो आपको अब नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब वो वहां से यहाँ पे लोगों ने अडॉप्ट किया, और अब मांगने का एक नया तरीका कि वो बच्चे बुच्चे खड़े हो जाते हैं स्टैचू की शक्ल में, और आप कुछ उनको थोड़ा बहुत को पे करते हैं ऐसे ही। खैर, तो वो हम यूरोपियन कंट्री तो बहुत आगे जा रहे हैं हमसे, लेकिन अगर वो यूरोपियन कंपनीज या एडवांस्ड कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज की डेवलपिंग कंट्रीज में आती हैं, तो आप वो जल्दी से टेक्नोलॉजी या नए आइडियाज अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीनेशनल इटसेल्फ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक फायदा तो है मुल्क को। दूसरा ये कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करके वो एक्सपोर्ट भी करती हैं, नेबरिंग कंट्रीज को कर सकती हैं। तो उससे मुल्क का ही फायदा हो रहा है, क्योंकि फॉरेन करेंसी तो मुल्क के पास ही आ रही है। फिर वो जो उनका साइज बहुत मैसिव होता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा लोगों को वो देते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो, और इनको डेवलप करना आपका काम है। मतलब नई टेक्नोलॉजी आने से आप प्रोडक्टिविटी के साथ इसको जोड़ सकते हैं, आउटपुट, लोअर कॉस्ट, न्यू आइडियाज को आप जोड़ सकते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ, हायर लिविंग स्टैंडर्ड के साथ। ये आप डेवलप आपने करना ना। इसी तरह जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रही है तो वो भी आप बता सकते हैं कि जीडीपी तो ऑब्वियसली इटसेल्फ एक मैयर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो किसी भी मुल्क की अगर जीडीपी बढ़ रही है, तो ये एक साइन, वन ऑफ द साइन हो सकता है कि मुल्क में डेवलपमेंट भी हो रही है। श्योर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये एक इंडिकेटर हो सकता है, हमने पढ़ा है ये। और एक्सपोर्ट्स का तो आपको पता ही है कि इससे फॉरेन रिजर्व फिर आपको आते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है। और फॉरेन करेंसी जब आती है तो उससे आप फिर लेटर ऑन एसेंशियल इंपोर्ट्स जो भी खरीदनी होती हैं, ऑयल, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह, वो आप खरीद सकते हैं। तो बहरहाल ये आप इसको डेवलप खुद कर सकते हैं। अच्छा, वो नीचे जो है वो यही बात एक्सप्लेन की हुई है, जो मैंने डिफरेंट कलर किया हुआ है तो। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है साथ में। और वो क्या, कि वो शायद हायर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ना करें। जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो एमएनसीज हैं वो शायद कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करें, और उससे ज़्यादा वर्कफोर्स को वो हायर करें ही ना, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम, तो एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ, जैसे एमएनसीज मे नॉट क्रिएट हायर एम्प्लॉयमेंट एंड हायर इनकम्स इफ दे रिप्लेस डोमेस्टिक फर्म। दो चीज़ें, एक तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो हायर कर रहे हैं लोकल पीपल को, जिससे लोकल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम आ रहा है वहां से वो बंद हो रही है। अच्छा, हायर तो कर रहे हैं, मान लिया, चलो आपने अच्छे पैसे दे के उनको हायर कर लिया, लोकल इंडस्ट्रीज को अच्छे वर्कर्स नहीं मिल रहे, उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, वो उस लेवल की चीज़ नहीं बना पा रहे, वो लोकल इंडस्ट्री डाउन हो रही है। तो जब वो डाउन होगी तो जो लोग वहां एम्प्लॉयड हैं भी, उनकी भी नौकरी जाएगी। एक तो वो खुद भी ज्यादा लोग नहीं हायर कर रहे बिकॉज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, और लोकल इंडस्ट्री भी चूंकि बंद होगी तो वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट कम होने के बजाय एक्चुअली ज्यादा होने के बजाय एक्चुअली कम हो जाएगी। फिर आपको जैसे बताया, इनका स्केल बहुत मैसिव होता है, तो इसलिए ये अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएंगे, फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होंगे। कमिंग जनरेशन को वो रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। इसी तरह पोल्यूशन में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं ये, और उससे आपको पता है हेल्थ इफेक्ट होती है। गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, गवर्नमेंट को हेल्थ केयर पे खर्च करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकती, या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं कर पाएगी, या अगर गवर्नमेंट खर्च कर भी पाएगी तो उसमें ये कि लोग अफेक्ट, हेल्थ तो अफेक्ट हो रही है लोगों की, और उससे पर वो उतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, जिससे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी उतनी नहीं हो पाएगी। आपकी मर्जी है कि आप वट एवर वे इसको डेवलप कर सकती हैं, लेकिन डेवलप किए बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा, और फिर ये आपने पढ़ा था कि वो अपना ज़्यादातर प्रॉफिट जो है वो होम कंट्री को सेंड कर देते हैं, ठीक है। जी, ये आदिल मुनीर साहब ने क्या है कि बेनिफिट जो है वो एफडीआई से सिमिलर है। जी बिल्कुल, एफडीआई। अच्छा, खैर आपने बात की है, मैं आगे चल के वैसे बात मैंने करनी थी कि एफडीआई यानी कि आपकी ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमने पीछे भी वैसे की हुई है। तो अगर फॉरेन जो मल्टीनेशनल होती है ना, वो एफडीआई ही करती हैं, वो अपना बिजनेस सेटअप करती हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
वरना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है कि आप किसी दूसरे मुल्क की डिफरेंट कंपनीज हैं उनके शेयर खरीद के बैठे हैं, वो पोर्टफोलियो। ठीक है। तो एमएनसी जो है ना वो एफडीआई ही करती हैं। अच्छा, तो इसलिए आपको सेम नजर आ रहे हैं एडवांटेज। तो अच्छी बात है, आप सवाल भी पूछ सकते हैं साथ साथ, कोई इशू नहीं है, मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, और तो हम एमएनसीज को लिंक कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। कि आप जी मल्टीनेशनल आएंगी तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे एक फेवरेबल इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा। अच्छा, वो प्रॉफिट अपना सेंड कर देती हैं अपने होम कंट्री वापस। तो रिसोर्सेज आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, वो प्रॉफिट आपके मुल्क में यूटिलाइज होना चाहिए, वो नहीं होता। इसका मतलब वो प्रॉफिट अगर वहां जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये इम्पोर्ट है। आपको बताया था, मनी फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड इम्पोर्ट्स, मनी कमिंग इनटू द कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो वो तो इम्पोर्ट हो रहा है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्टर्ब करेगा वो तो इन्वेस्टमेंट आ रही है तो प्रॉफिट की शक्ल में जा भी तो रहा है आपका। अच्छा। तो और दूसरा, जब आप प्रॉफिट वहां भेजेंगे, एक और चीज, जब प्रॉफिट वहां जाता है तो क्या होगा? प्रॉफिट जब वहां जाएगा तो वो कन्वर्ट करेंगे ना। अगर पाकिस्तान में वो ऑपरेट कर रहे थे तो प्रॉफिट वहां भेजना है तो पाकिस्तानी करेंसी को बेचकर अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और अपने मुल्क भेज देंगे। तो इससे एक्सचेंज रेट पे भी इफेक्ट आएगा कि आपका नीचे को जाएगा ना। वहाब साहब क्या स्टार बना रहे हैं आप बेटा, हौसला करो थोड़ा, कंट्रोल योर नर्व्स, जज्बात पे काबू रखें। अच्छा। जी, तो वो जब प्रॉफिट वहां जाएगा तो आपकी करेंसी की सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि वो इसको कन्वर्ट करके ही तो अपने मुल्क में लेके जा रहे हैं प्रॉफिट्स। तो एक्सचेंज रेट पे भी इम्पैक्ट आपका आएगा, वो कम हो सकता है। और अगर आप कोई इंपोर्ट्स करते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी, काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम, तो वो आपको फिर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी उस केस के अंदर। अच्छा, तो ये इसलिए प्रॉफिट, ये भी एक नुकसान है। अच्छा, फिर वो ये भी करते हैं बाद के वर्कर्स अपने मुल्क से हायर करते हैं कि उन्हें लगता है ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ज़्यादा फेमिलियर है, और हम अपने मुल्क को फ़ायदा दें, तो वो लोकल लेबर उतनी ज़्यादा हायर ही नहीं करते। ठीक है। कौन सी लेबर हायर करते हैं? कौन सी? लोअर पेड जॉब्स। उस पे लोकल लोगों को हायर कर ले तो उन्हें पता है कि यार डेवलपिंग कंट्री में तो पॉपुलेशन बहुत है, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कम वेज दे के बस रख लेना है। ठीक है। लेकिन जो टॉप पेड जॉब्स हैं, टॉप टीयर पे जो मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, जो बहुत की पोजीशन होती हैं, वहां पर अपने बंदों को हायर कर रही होती हैं, तो उनको फाइनेंशियली बेनिफिट होता है। लोकल लोगों को, बेचारों को कोई फायदा खास नहीं हो रहा होता, और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट नहीं आती। अच्छा, फिर आपको पता है कि एमएनसी जब आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, तो ये गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डालती है उनकी पॉलिसीज पे। उनकी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है तो वो कह रही है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना आपने जी, हमें चाहिए, हमें कॉस्ट पड़ेगी। टैक्स लगाना है तो कहना है जी नहीं लगाना आपने टैक्स ज़्यादा, वरना हम चले जाएंगे। अब उन्हें पता है कि जी ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करते हैं, तो वो फिर उनके वो प्रेशराइज हो जाती है गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट पॉलिसीज नहीं बना पाती जो कि लोगों की वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए होती है। तो ये एक और प्रॉब्लम बार रही है, आपने पहले भी सुना होगा और आपको पता होगा। अब हम आ गए एफडीआई, वो जब भी बात की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आ गई साथ ही। तो अब उसमें आप देखें तो लो इनकम एंड सम मिडिल इनकम कंट्रीज लैक सेविंग्स टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम क्या है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर? कि उनके पास सेविंग्स नहीं होती। ठीक है। ताकि वो इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कर सकें। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि सेविंग्स ना होने की एक वजह होती है कि या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होते, या अब जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो सेविंग को मोबिलाइज कैसे करेंगे? हमने पहले भी पढ़ा था कि सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाता है ना, और बैंक से लोगों की सेविंग को ही यूटिलाइज करते हैं टू लैंड मनी टू अदर पीपल। तो अगर एफडीआई आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उसका फायदा है। फायदा ये है कि आपका वही मनी विल फ्लो इनटू द कंट्री, और उसको अगर यहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है या बैंक्स में सेव किया जा रहा है, इवेंचुअली तो बैंक में ही रखेंगे ना, तो उसको बाद में फिर फर्दर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरों को भी दिया जा सकता है। क्योंकि ये नहीं है कि आप एफडीआई अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो सारी आपने इस्तेमाल ही कर लेनी है। भाई बिजनेसेस उसको सेव करके रख लेते हैं कि जी टाइम आएगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे, और उतनी देर में वो पैसा किसी और के काम आ जाता है, कोई और उसको यूटिलाइज कर लेता है, और जिससे इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है। तो एफडीआई खाली खुद ये नहीं कि वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तब इकोनॉमी ग्रो करेगी, वो उसके बगैर भी नहीं भी कर रहे तो सेविंग्स तो आ गई ना, जिसको आप बाद में इन्वेस्टमेंट के तौर पर किसी और को देकर यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा,
अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसके लिए? एफडीआई को अट्रैक्ट करना है, गवर्नमेंट उसके लिए टैक्स को कम कर सकती है, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकती है। अच्छा वो क्यों? वो इसलिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो आपको क्वालिफाइड, नॉलेजेबल और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स मिलेगी, आपको पता है, ठीक है, एक बात ये। तो वो जब देखेंगे कि यार यहाँ पर रिक्वायर्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है तो तभी तो मूव करना चाहेंगे ना यहाँ पर। एक बात। अच्छा दूसरी बात ये कि अगर वो यहाँ मूव कर रहे हैं तो आपको पता है कि कई लोग जो हैं वो फिर यहाँ ही रेजिडेंस अख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, वो यहीं रहते हैं, रिजाइड यहीं करते हैं। तो उनको, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए भी एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वरना वो कहते हैं जी बच्चों के फ्यूचर को हम एट स्टेक नहीं लगा सकते। हम कमा किस लिए रहे हैं? बच्चों के लिए। तो अगर बच्चों का फ्यूचर ही एट स्टेक है कि यहाँ एजुकेशन ही नहीं है तो हम कैसे मूव ऑन करें यहाँ पर? ऐसा भी है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन को कम कर देते हैं फर्म्स के लिए। गवर्नमेंट एट टाइम सब्सिडी भी दे देती है। तो ये वो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। मल्टीनेशनल को शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती है एफडीआई की, उसमें शायद आपको ज़रूरत पड़ जाती है। यानी कि ये इंसेंटिव जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए, एफडीआई को। अच्छा फिर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सटर्नल डेट, अगर इसकी बात कर लें तो हमने पढ़ा था, ये मैंने पहले भी शायद बात की हुई है इसके ऊपर, कि नेशनल डेट होता है ना वो पैसे जो रिटर्न करने होते हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो वो इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट, इंटरनल डेट तो मुल्क के अंदर ही होता है और वो आपको वापस करना होता है लोगों को या कमर्शियल बैंक को या सेंट्रल बैंक को। और एक्सटर्नल डेट जो होता है वो आपको दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या तो पे करना होता है या फिर आपको दूसरे कंट्रीज को पे करना होता है। तो और वो ज़्यादा क्रूशल क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल डेट हमेशा आपको डॉलर में पे करना होता है और डॉलर हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, हम प्रिंट नहीं करते, हमें अर्न करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इंटरनल डेट तो फिर आप जो है वो किसी तरह ये काम कर सकते हैं क्योंकि आपको अपनी करेंसी में पे करना है। अच्छा तो ये बात है। सर अगर गवर्नमेंट फेल कर जाए कमर्शियल बैंक्स को रीपे करने में, जी जी। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाए, जी अगर गवर्नमेंट फेल हो जाए ना तो गवर्नमेंट रीपे करने में फेल हो जाए। हाँ ये है कि वैसे तो करप्शन के स्कैंडल खाली अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के इंडिविजुअली, वो तो खैर बहुत से रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम एज अ गवर्नमेंट एंटिटी की अगर बात करें, कोई इदारा लोन ले रहा है अगर, तो फिर ये है कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता ना। गवर्नमेंट फेल होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का तो दिवालिया निकल गया, फिर तो गवर्नमेंट खत्म हो गई ना, चलाएगा क्यों? तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा वो। हाँ एट टाइम ये होता है कि गवर्नमेंट के पास अपने बॉन्ड्स भी होती है, मैंने आपको बताया था, आपको गवर्नमेंट उसके थ्रू भी लोन ले लेती है, भाई चले आप हमारे बॉन्ड ले लें। तो ये हो सकता है गवर्नमेंट पे नहीं कर पा रही, हाँ लिंगर ऑन कर सकती है, लेकिन जब लिंगर ऑन करेगी गवर्नमेंट तो फिर इंटरेस्ट पे करेगी। गवर्नमेंट का ही नुकसान है, उसको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे जब तक पे नहीं कर रही, और इंटरेस्ट बढ़ेगा भी और ज़्यादा भी पे करना पड़ेगा, तो वो इस तरह गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है ना, वो फिर रहेगी कैसे? वो कंपनी थोड़ी है कि बंद हो गई तो कोई बात नहीं। अच्छा फिर अच्छा अब हम यहाँ देखें तो अब चार रीजन मेन है हमारे पास कि कंट्री जो है ना वो कर्जा क्यों लेते हैं। ठीक है आप ये देखें, पहला लिखा हुआ है, वन इज दैट कंट्री हैज अ स्ट्रक्चरल करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है भला? कि आपका जो करंट अकाउंट की हम अगर बात कर रहे हैं ना, तो करंट अकाउंट में आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। ठीक है, और उसकी वजह क्या है? मैंने कि स्ट्रक्चरल क्यों बोला है? आपके कंट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसे बना हुआ है कि लोगों के पास जब भी पैसा आता है कहते हैं यार इंपोर्टेड गाड़ी लेनी है, इंपोर्टेड घड़ी लेनी है, इंपोर्टेड कपड़े लेने हैं। ये स्ट्रक्चरल इसलिए लिखा हुआ है। तो वो ट्रेंड बना हुआ है कि इनकम ज्यादा आने से लोकल आइटम नहीं आप खरीदते। हर जगह ऐसे नहीं है लेकिन कई कंट्रीज में होता है, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, आपको पता है। हम यही बोलते हैं, कोई आपके कपड़ों का, कोई जूतों का मजाक उड़ा रहा हो तो हम क्या कहते हैं आगे से, ओ यार इंपोर्टेड है, बस खत्म हो गई बात, अगला चुप हो गया, आप भी सेटिस्फाइड हो गए। तो ये तो स्ट्रक्चरल करंट अकाउंट डेफिसिट इस वजह से भी ये रहता है हमारा। अच्छा, कि अगर आपका अच्छा भी, इकोनॉमी अच्छा भी कर रही है तब भी आपकी इंपोर्ट ज्यादा आ रही है। क्यों ज्यादा आ रही है मैंने आपको बता दिया है। भैया आपके मुल्क में नहीं बन रहा तो समझ आ रही है इंपोर्ट करना पड़ रहा है, मुल्क में बन भी रहा है तब भी इंपोर्ट हो रही है। तो वो आपका एक तो ये प्रॉब्लम है कि करंट अकाउंट डेफिसिट ही रह रहा है आपको। और आपको पता है कि करंट अकाउंट में वैसे भी चार चीजें हम लेकर आते हैं। एक है आपका विजिबल ट्रेड, एक इनविजिबल ट्रेड, और उसके बाद फिर प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम आती है इसके अंदर। तो वो एक मसला रहता है। फिर इसी तरह से है कि आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम है उनका भी आउटफ्लो
हमें ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। अगर यहाँ पे कोई कमा भी रहा है, जैसे हमें पता है कोई कंट्रीज मल्टीनेशनल यहाँ कमा भी रही हैं या अर्न कर रही हैं, पैसे बाहर भेज रही हैं, तो वो जो पैसे प्रॉफिट बाहर भेजेंगी वो भी इसी में आ रहा है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है वो। इन्वेस्टमेंट नहीं, जो मल्टीनेशनल पाकिस्तान में पैसा लेकर आएंगी, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट में नहीं होगा। वो किस में होता है? फाइनेंशियल अकाउंट। लेकिन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रही है वो बाहर ही जाता है, और ज्यादा पैसा, सारा पैसा वो बाहर ही भेजते हैं। और क्या है, यहाँ तो सिर्फ वो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अर्न करने के लिए, तो वो बाहर जा रहा होता है पैसा। अच्छा, वो अपनी फैमिलीज को चाहे दे रहे हो, चाहे वो अपने कंट्री को दे रहे हैं, जो भी है, या खुद वहां पर रहे, और अगर हेड ऑफिस जा रहा है तो वो प्राइमरी इनकम ही है। ठीक है ना? अच्छा जी, ये मोहित साहब क्यों कॉल कर रहे हैं? अच्छा ये, सर इसके बेनिफिट्स, अच्छा ये पुराना है, आगे क्या है, कुछ पूछा है किसी ने? टैक्स रेवेन्यू भी तो जनरेट होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही है। मल्टीनेशनल जो है वो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाती हैं, और तो उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा देती हैं। बिल्कुल सही है। और फिर सर इंटरेस्ट काम कम करती है गवर्नमेंट? इंटरेस्ट एज सच कम, अगर मल्टीनेशनल का प्रेशर हो तो वो बढ़ा, अगर कम नहीं करती तो बढ़ा नहीं पाती। ये भी एक है, वरना वो थ्रेट कर सकती है ना गवर्नमेंट को, कि भाई ये हम फिर यहाँ पे मजीद ऑपरेट नहीं करेंगे। और आपको पता है कि मल्टीनेशनल कई निकली भी हैं, और उनकी मेन वजह क्या है? गवर्नमेंट ने, एक तो गवर्नमेंट की सपोर्ट कोई नहीं थी, मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है मल्टीनेशनल को, और टैक्सेस ज़्यादा लगाए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम चले जाते हैं। आपको पता है कि रिसेंट पास्ट में कई मल्टीनेशनल जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं, या उन्होंने अपना मेन जो ऑपरेशन है वो यहाँ से शिफ्ट कर लिया हुए हैं, क्या यहाँ पर सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं, वट। अच्छा, तो एक तो ये स्ट्रक्चरल अकाउंट डेफिसिट के रहता है आपका, चाहे रिसेशन हो या ना हो, आपका जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा ही रहती है। जैसे पाकिस्तान में है, आप देख लो, पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट कब फेवरेबल होता है? हमेशा अनफेवरेबल ही चलता है। कम हो जाता है थोड़ा, ये ज़्यादा हो जाता है, ये होता है। अच्छा, दूसरा रीज़न कि कई कंट्रीज होते हैं ना वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, हम लोन ले लेते हैं, बाद में वापस कर देंगे। ठीक है, कि इन द वैल्यू ऑफ लोन इट कुड रीपे, कि लोन ले लो और वापस कर देंगे हम पैसे। तो क्या होता है, अब लोन तो ले लिया लेकिन वापस नहीं हो रहा उनसे। उन्होंने कहा जी हम इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे और वापस आ जाएगा, इससे टैक्स लगाएंगे आ जाएगा, वो नहीं आ रहा। तो आपका डेट कंटिन्यू कर रहा है, वो लंबा चल रहा है, इंटरेस्ट और देना पड़ रहा है। एक ये बात आ गई, गलत एस्टिमेट गवर्नमेंट का। अच्छा, फिर तीसरी चीज जो कि वैसे तो कनेक्टेड है इसके साथ, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं इसको, कि आप गवर्नमेंट फंड्स का इस्तेमाल सही नहीं करती। उसमें बहुत से रीजन, एक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, एक इनएक्सपीरियंस्ड है, दो, तीसरा करप्ट है। और पाकिस्तान में ये तीसरे वाला मेरे ख्याल है ज़्यादा जो है ना वो सूट करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो गवर्नमेंट है, एक्सपर्ट भी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज भी आई जाती है एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन अगर बंदा काम करना ना चाहे तो फिर वो उन जगहों पे पैसे लगाता नहीं है जहाँ लगाने चाहिए। सीधी बात ये। अच्छा, तो ये इशू है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जब फंड्स का इस्तेमाल करके आउटपुट में इजाफा नहीं करेगी, जीडीपी में इजाफा नहीं करेगी, और आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप वो कर्जा कैसे उतारेंगे ना? वो डॉलर से ही तो उतारना है कर्जा, और डॉलर आपके एक्सपोर्ट से आने हैं। तो फिर तो आप लोन ही लेते रहेंगे, जिस तरह पाकिस्तान करता रहता है यही, एक लोन पूरा दिया, अगला फिर ले लिया दोबारा से। और बाज़ का तो दो तीन दफा तो यही हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में, कि गवर्नमेंट जो है वो, अरे यार ये एक मिनट, कौन है ये? अच्छा, तो वो ये कि गवर्नमेंट ने बेल आउट पैकेज लिया है। आपको पता है बेल आउट पैकेज क्या होता है? आईएमएफ से लिया है गवर्नमेंट ने। दो के बारी तो मेरे मेरे सामने की बातें हैं ये। बेल आउट पैकेज ये है कि भाई हमारा दिवालिया निकलने लगा है, हमारा कंट्री बैंक होने वाला है, हमारे पास डॉलर डॉलर के रिजर्व जीरो होने वाले हैं। ठीक है, तो वो मुल्क तो कोलैप्स कर जाता है ना, इकोनॉमी। तो वो मीटिंग करके आईएमएफ से वो आपने लिया, ये तो हाल है हमारा। तो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में भी चलता रहता है काम, ये तो हम तो कभी इससे दलदल से बाहर निकल ही नहीं पाते। अच्छा, फिर क्या बताना था आपको मैंने? हाँ, ये अब देखें, अब जैसे कि ना ये आप ये गौर करें, अब गवर्नमेंट ने फर्ज किया कि लोन लिया, और गवर्नमेंट ने कहा जी हम ये इंडस्ट्री पे लगाएंगे, इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे, और फिर वहां से रिटर्न लेके 8%, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 5% पे है, तो हम 8% हमारा होगा, तो हम आराम से 3% प्रॉफिट पे चले जाएंगे।
हमारे पास पैसे बच जाएंगे। लेकिन और ये आपने मिस कैलकुलेट कर लिया, और आपको पता चला बाद में कि भाई रिटर्न जो है वो 8% का हुआ ही नहीं। तो फिर तो आप कर्जा उतारना मुश्किल है, वो इंटरेस्ट देना मुश्किल है, तो आपने वो पैसे कहाँ से कमाने हैं? तो ये मिस कैलकुलेशन। वैसे करप्शन भी इसमें आपको बता दिया, वो एक बड़ा फैक्टर जरूर है। अच्छा, फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कैन अकर। अब आपको पता है ये तो हो ही सकता है। आप जैसे ये जंग हो गई शुरू, यही है ना। अब जंग हो रही है तो इसमें जारी बात है प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आपका जो शॉक्स आते हैं, कोविड 19 आ गया, उसमें भी यही हुआ। तो ये उस वजह से भी जो है वो आपका जो है वो आप कई मुल्क जो है वो डेट में चले जाते हैं या रहते हैं, तो उससे फिर निकल नहीं पाते बाद में। अच्छा, और बाद का आपकी एक्सचेंज रेट जो है ना वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है, और आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड ओवर आप जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी तेल की कीमत बढ़ रही है, ठीक है, आपको पता है पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो तेल की कीमत बढ़ने का मतलब ये है कि हमें ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस पे करने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए। इसका मतलब है पाकिस्तानी रुपीस की सप्लाई बढ़ रही है, और अगर पाकिस्तानी रुपीस की सप्लाई बढ़ रही है तो फिर पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। अगर ये लंबा चलेगा ना तो आप देखोगे कि डॉलर ऊपर जाएगा। अगर ये जंग नहीं खत्म होती, लॉन्ग टर्म कितना गवर्नमेंट बियर करेगी, सारी बात है। तो वो अब तेल की कीमत तो बढ़ रही है, ऑब्वियसली बात है, वो आ नहीं रहा तेल उतना। तो आपका ये क्या है, अनफोर्सीन डेप्रिसिएशन, आपकी करेंसी की डेप्रिसिएशन होनी होनी है, क्या करें, आप मजबूरी है। ठीक है। अच्छा, फिर और लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट रन में तो चलो अगर गवर्नमेंट के पास कुछ रिजर्व है, तो मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है कि गवर्नमेंट उस फॉरेन रिजर्व से पाकिस्तानी करेंसी खरीदती रहेगी ताकि एक्सचेंज रेट बहुत नीचे ना जाए। ठीक है। अभी भी जिस तरह रोका हुआ है, ये थोड़ा तरीका कुछ इस तरह ही है, यानी कि लॉन्ग टर्म में प्रिवेल नहीं कर सकता ये, और मजीद अगर आप कुछ खुद कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो यानी कि अगले 2-3 सालों में कुछ नहीं करते, तो ये डॉलर ऊपर ही जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। अच्छा, फिर आपको आप वो डेट भी नहीं पे कर पाते, और वो इंटरेस्ट जो पे करना है वो भी नहीं, क्योंकि दोनों डॉलर में पे करने हैं आपने। अच्छा, आपके जो डिमांड एंड सप्लाई साइड शॉक्स हैं, हम जरा इसकी बात कर लेते हैं। आप ग्लोबल कोविड 19 आया, ग्लोबल रिसेशन आ गई थी ना, तो उसमें सप्लाई साइड शॉक आया, यानी कि सप्लाई लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गई सारी। जारी बात है, कंट्री की एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई। अच्छा, इसी तरह कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई आपका अर्थक्वेक वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हैं जो ये सप्लाई साइड शॉक्स में आ रही हैं, जो कम कर रही हैं सप्लाई को आपकी। तो आप एक्सपोर्ट भी कम करेंगे तो जारी बात है आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं आएंगे, और फिर आप नेशनल डेट आपका बढ़ेगा, एक्सटर्नल डेट हम कह लेते हैं, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं, वो बढ़ेगा। तो ये रीजन दिए, मैं आपको अब कितने 2-3 पॉइंट जो है ना उनको पकड़ के तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक्सटर्नल डेट जो है ना अगर आपका बढ़ रहा है, तो वो फ्यूचर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बुरा है। मतलब वो नहीं होने देगा, क्योंकि आप तो जो पैसा अर्न करेंगे उसमें से ज्यादातर हिस्सा तो लोन उतारने में गुजार देंगे ना। तो फिर पैसा बचेगा कहाँ जो आप डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो तो नहीं बचेगा आपके पास। तो ये एक प्रॉब्लम है आपके पास। तो अच्छा, फिर अगर एक्सटर्नल डेट आपका ज्यादा है, तो आप के लिए क्या वो उसको पे करना है, ठीक है, और इंटरेस्ट ज़्यादा दे पे करना पड़ रहा है, क्योंकि जितना देर से पे करेंगे उतना इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से है। तो अब जैसे यहाँ लिखा है, हाई लेवल ऑफ एक्सटर्नल डेट कैन मेक इट डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव फॉर लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टू अट्रैक्ट मोर फंड्स फॉर डेवलपमेंट। एक ये, भाई आप पहले कर्जे में हैं तो कोई दूसरा आपको क्यों फंड्स देगा? कहेंगे यार आप तो पहले पिछला कर्जा दिया नहीं है, हमारा कैसे देंगे? ऐसे ही है ना। इन्वेस्टर्स भी कहेंगे यार मुल्क तो कर्जे में चल रहा है, पता नहीं आगे क्या हालात होते हैं। तो कंट्री की क्रेडिट रेटिंग्स कम हो जाएंगी, रेपुटेशन एट स्टेक आ गई, और उसकी वजह से या तो लोन मिलेगा नहीं, या लोन मिलेगा हायर इंटरेस्ट रेट पे। आपने ही पढ़ा, वह सिंपल भी मैकेनिज्म है कि जब आप बैंक से भी लोन लेते हैं, तो वो लोन जो ज़्यादा रिस्की होते हैं उन पे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज किया जाता है, ताकि अमाउंट जल्दी रिकवर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और जो रिस्की कम होती है वहां इंटरेस्ट कम, तो यहाँ इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बढ़ गई है आपकी इस केस के अंदर। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब आगे हमारे पास जो एक्सटर्नल डेट की चूंकि बात कर रहे हैं, तो दो बड़े इदारे जो कि काम करते हैं इसमें, वो है एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। तो उसके बारे में जल्दी से सरसरी सी बात हम कर लें। सिर्फ हम ये देखेंगे कि उस ये इनका रोल क्या क्या होता है, और ये किस तरह कंट्रीब्यूट करती हैं, ये किस लिए बने थे ये इदारे। और यही है हमारा ये टॉपिक आज का। तो हम इसके बाद फिर आखिरी जो हमारी चीज़ रह गई भी ग्लोबलाइजेशन, वो उसके ऊपर हम आगे कंप्लीट करते हैं, देखते हैं आज शुरू कर लेते हैं उसे या कल शुरू करेंगे, अभी देखते हैं। अच्छा जी, अभी मैं ये शुरू करने लगा हूँ, लेकिन अभी चूंकि चलें अभी थोड़ा स्टार्ट तो कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ।
अच्छा, रोल ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक जरा देखते हैं, पहले आईएमएफ को देखते हैं। आईएमएफ के डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों जो इदारे हैं ना, ये 1944 में ही बने थे। आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी ना कि 189 मेंबर्स इसके अंदर मौजूद हैं, और अमेरिकन बेस्ड है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, कि आप चाहते हैं कि मुल्कों की हेल्प के लिए मनी अवेलेबल हो। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन की है कि जहां भी किसी मुल्क को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो वहां ये इदारे उनकी हेल्प करें। अच्छा, फिर टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी ओवरऑल बात हो रही है, ये कि ओवरऑल मुल्क के अंदर जो है वो पूरी दुनिया ग्रो कर रही हो, ना कि दो चार कंट्रीज ग्रो कर रही हो। इंटरनेशनल ट्रेड भी ग्लोबली बढ़ रही हो, तब फायदा है पूरी दुनिया का। बनाए तो वैसे इसलिए गए थे, किसी एक आधे कंट्री को फायदा ना हो। अच्छा, तो उसके लिए जारी बात है वो, आपको पता है ये जाके एडवाइस भी करते हैं। अभी हम चले आगे पढ़ते हैं कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है या इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, वगैरह वगैरह। अच्छा, प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये इस पे भी काम करते हैं कि अगर आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर रहा है तो वही बात, आप लोन लेके एक्सचेंज रेट को स्टेबल कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा ना फिर फॉरेन करेंसी, अगर नहीं भी है आपके पास स्टेबल करने के लिए। क्योंकि स्टेबिलिटी अगर नहीं है ना, तो याद रखना इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होती। क्योंकि एक्सचेंज रेट इनस्टेबिलिटी का मतलब है कि या तो इंपोर्टर को नुकसान होगा या एक्सपोर्टर को नुकसान होगा, एक को तो होगा। डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगी। और इनका मकसद यही है कि ग्लोबल ट्रेड ओवरऑल बढ़े, ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करे। अच्छा, टू असिस्ट इन सेटिंग अप अ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, ये भी कि पैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज में आ रहे हैं और जा भी रहे हैं आसानी से, और उसमें ये आपको हेल्प करें आसानी से। अच्छा, उसमें ना अगर हम बात करें आईएमएफ की ना, तो इन्होंने अपनी एक करेंसी निकाली हुई है, उसको बोलते हैं एसटीआर। ये शायद मैंने पता नहीं बताया कि नहीं आपको, ये है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये करेंसी है, यानी कि आप ये करेंसी अगर आपके पास मौजूद है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और आप इसको आराम से इसमें पे कर सकते हैं। किसी और कंट्री को भी कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक जाने माने इदारे की करेंसी है, कंट्री की नहीं है। तो आप ये इस तरह भी फैसिलिटेट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज को। अच्छा, इसी तरह टू मेक रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है, टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी, कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डाउन जा रहा है तो आप उनको रिसोर्सेज अवेलेबल करके दें, वहाँ टेक्नोलॉजी उनको दें, ताकि वो चीज़ें प्रोड्यूस करने करके एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर कर लें। ठीक है जी। अच्छा, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेन फंक्शन है इस इदारे का, आईएमएफ का, कि डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, आपको बताया स्टेबल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, ताकि ओवरऑल मुल्क में ट्रेड, वो वर्ल्ड में ट्रेड बढ़े, और एक्सचेंज रेट भी आपका स्टेबल रहे, जो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, आईएमएफ के तीन बड़े फंक्शन हैं, सर्वेलेंस, टेक्निकल असिस्टेंस और लैंडिंग। ये मैंने अभी थोड़ी ऊपर बात की थी। सर्वेलेंस ये कि आपकी निगरानी की जाती है कंट्री की, कि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कहाँ गलत हैं, कहाँ बैकफायर कर रही हैं, और कौन सी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। टेक्निकल असिस्टेंस आप मशीनरी की शक्ल में भी दे सकते हैं, निगरानी करने के बाद दी जाती है कि आप बताएं कौन सी पॉलिसीज काम करेंगी, वो टेक्निकल असिस्टेंस आ गई, एक्सपर्ट एडवाइस आ गई, ये कंट्रीज को दी जाती है।